63 जय बाहर आओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एल्डर ने अपने जादू का सबूत दे दिया था और वहां से चला गया। रानी थोड़ी जख्मी हो गई थी, जिसे सहारा देकर सम्राट ने खड़ा कर रखा था और उसे सुनाने लग रहा था। तभी रानी ने उससे कहा कि वो सम्राट को किसी के सामने झुकता नहीं देखना चाहती, वो ये सब उसी के लिए कर रही थी। ये सब सुनकर सम्राट भावुक हो गया और रानी को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करने लगा। रानी ने भी अपने प्यार का इजहार किया और एक डेविल स्माइल देते हुए सोचने लगी, ये लड़के भी ना कितने बेवकूफ़ होते हैं, इनसे बस कोई लड़की थोड़ा प्यार से बातें कर ले, उनके लिए अच्छा अच्छा बोल दे, बस उनके प्यार में पागल हो जाते हैं, उनके लिए अपनी जान तक दाव तक लगा देते हैं। एक और था ऐसा ही जिसका मैंने इस्तेमाल किया, अब इसका कर रही हूँ। लड़के सच में बहुत भोले होते हैं। रानी आंखों में झूठ के आंसू लाकर सम्राट से अलग होते हुए बोली, अगर मुझे तुम्हारे जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ सम्राट, और सच्चे प्यार करने वाले कभी मौत से नहीं डरते। सम्राट रानी के आंसुओं को साफ कर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जान देने से नहीं कराऊंगा। जब तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। हो गया बकरा हलाल, आ गया लड़की के झूठे आंसुओं में सम्राट। रानी ने बिल्कुल ऐसा ही खेल दानिश के साथ खेला था, उससे काम निकलते ही उसका काम तमाम कर दिया और अब इसके साथ वही खेल शुरू कर दिया। लेकिन अभी सम्राट से बहुत काम करवाने बाकी है तो उसे अभी नहीं मार सकती। सम्राट ने रानी को जादुई गोली खिलाई और उसे अपनी गोद में बैठाकर वहां से चला गया। छोटी रंगभूमि में बैठा हुआ दानिश कुछ सोचते हुए मुस्करा रहा था। ये अच्छा आइडिया है, मुझे यहाँ अपनी रंगभूमि में एक घर बना लेना चाहिए जिससे धूप से बचा जा सके, और अगर मैं यहाँ बच्चों को ले आऊँ तो मुझे उनकी देखभाल की चिंता नहीं करनी होगी, वो सभी यहाँ आराम से बिना किसी तकलीफ के रह सकेंगे, और मैं जहाँ भी जाऊँगा उन्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। दानिश अपने साथ बच्चों को रंगभूमि में ही बसाने के बारे में सोच रहा था, इससे उसका काम आसान हो जाएगा। वह कभी भी बच्चों से दूर नहीं रहेगा और बच्चे यहाँ रहकर कल्टीवेशन भी कर सकेंगे या फिर जादू भी सीख सकते हैं। ये दोनों सिखाने के लिए उसके पास एक बहुत ही अच्छी टीचर मोहिनी जो थी, वह उसके बच्चों को कल्टीवेशन योद्धा और जादूगर दोनों बना सकती थी। बच्चों के बारे में सोचते ही उसे याद आया कि उसने पिंकी से आज शाम तक वापस लौटने के लिए कहा था। अगर वो आज शाम तक वापस नहीं लौटेगा तो बच्चे उससे नाराज हो जाएंगे। फिर उसे चांदनी की याद आई कि वो उसका क्या करेगा। ये सब सोचते हुए उसने रंगभूमि से बाहर जाने के बारे में सोचा और अरुण को पास बुलाकर कहा, ये सभी अपने कल्टीवेशन और प्रैक्टिस में व्यस्त है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ खतरा टला है या नहीं। तुम भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मेरा काम होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। अरुण दानिश की बात मानकर अपनी प्रैक्टिस में लग गया और दानिश ने दरवाजा खोल बाहर देखा, पर उसे सिर्फ धूप दिखाई दी और पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। दानिश चुपके से बाहर आया और जल्दी से दरवाजे को छोटा कर अपनी स्पेस रिंग में डालकर वहां से जय के घर की तरफ उड़ गया। उड़ते हुए वह दानव लोमड़ी से बोला, तुम्हें क्या लगता है वो सुप्रीम लेवल का योद्धा अब भी हमारे आसपास है क्या, या फिर और कोई खतरा हमारे आसपास है? उद्धरण चिन्ह। दानव लोमड़ी, नहीं, मैं अभी कोई खतरा महसूस नहीं कर पा रही, लेकिन तुम सतर्क रहना, खतरा कहीं भी छुपकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, क्या पता। अपनी स्पीड और बढ़ाते हुए दानिश ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसे भी यही लग रहा था कि खतरा कभी भी उसके सामने आ सकता था, इसलिए वह जल्दी से बच्चों के पास पहुंचा चाहता था और उन्हें सुरक्षित रंगभूमि में पहुंचाना चाहता था। उधर जय के घर पर ढलते हुए सूरज को परी मोहिनी और पिंकी दोनों देख रही थी। पिंकी लाल लाल सूरज को देखते हुए बोली, परी दी, आपको क्या लगता है बाबा शाम तक आ पाएंगे या फिर वो अपना प्रोमिस फिर से तोड़ने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। मोहिनी, मुझे लगता है कि जय तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम लोगों को घर से निकाल दिया था तो तुम्हें ढूंढते हुए जय रो रहा था। वह बहुत ताकतवर है, अब तो तुम सबने देख ही लिया, ताकतवर इंसान का रोना बहुत ही मुश्किल है। अब तुम खुद सोच लो वो तुमसे कितना प्यार करता है, मुझे लगता है वो जरूर आएगा। सुनकर पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उसके आंसू अपने आप ढुलकते हुए जा रहे थे। जब मोहिनी की नज़र पिंकी के आंसुओं पर गई तो वह समझ नहीं पाई कि अब वो क्यों रो रही है। मोहिनी, बच्चा अब तुम क्यों रो रहे हो? पिंकी, मुझे भी पता है हमारे बाबा हमसे बहुत प्यार करते थे और हम भी अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं। मोहिनी पिंकी की तरफ गौर से देखते हुए चौंक कर बोली, करते थे, इसका क्या मतलब है? अरे तुम्हारे बाबा अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? पिंकी अचानक से होश में आए और बोली, अरे हाँ सॉरी, प्यार करते हैं,
मैं कहीं खो गई थी तो मेरे मुंह से निकल गया, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। तभी पिंकी को छुपते हुए सूरज के सामने कोई आता हुआ दिखाई दिया। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपने सही कहा था, बाबा जरूर आएंगे। दानिश की तरफ इशारा करते हुए, देखो वो आ गए बाबा। थोड़ी ही देर में दानिश उनके पास आ गया। उसके आते ही पिंकी उससे लिपट गई और बोली, आप आ गए बाबा। उद्धरण चिन्ह। दानिश उसका सिर सहलाते हुए बोला, हाँ मेरा बच्चा, जब मैंने कहा था शाम तक आ जाऊंगा मतलब शाम तक, फिर चाहे दुनिया की कोई ताकत मेरे सामने आ जाती मैं अपने बच्चों के पास शाम तक ही आता। पिंकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ पता है, आपसे अच्छी बातें कोई नहीं बना सकता, चलो अब अंदर चलते हैं। वो सभी अंदर चले जाते हैं और सभी मिलकर बातें करने लगे। उसके थोड़ी ही देर बाद जोर जोर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आए। उसे सुनते ही पिंकी बोली, लगता है चांदनी दी भी आ गई। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, चांदनी दी सुबह आपको देखने आई लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ नहीं है तो वो गुस्से में जाते हुए बोली कि तुम्हारे बाबा से बोल देना कि वो आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। चांदनी के बारे में सुनते ही वह आसपास जल्दी से छुपते हुए बोला, उससे बोल दो बाबा अभी वापस नहीं आए हैं, शायद आज नहीं कल परसों तक वापस ना आए। फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार पहले से तेज आवाज़ आई जैसे दरवाजा ही तोड़ने वाला हो। मोहिनी को छोड़कर उनमें से कोई नहीं समझा कि जय ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि जय ने कितने बड़े भालू को पल भर में मार डाला था, लेकिन अब वो चांदनी से डरकर छुप रहे हैं। दानिश, अब जल्दी से दरवाज़ा खोलो और उसे बोल दो मैं नहीं हूं यहाँ, वरना वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। दानिश की हालत पर मोहिनी मन ही मन हंस रही थी। पिंकी हाँ में सिर हिलाते हुए दरवाजे के पास गई। बाहर चांदनी फिर से दरवाज़ा खटखटाने वाली थी लेकिन तभी पिंकी दरवाज़ा खोल देती है। पिंकी, क्या हुआ चांदनी दी, आप इतनी जल्दी में क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा था जैसे आज आप दरवाज़ा ही तोड़ दोगे। चांदनी पिंकी को साइड कर अंदर आते हुए बोली, दरवाजे का तो पता नहीं लेकिन अगर तुम्हारे बाबा मेरे हाथ लग गए तो आज उनका मुंह जरूर तोड़ दूंगी। कहाँ है तुम्हारे बाबा? जय जय, कहाँ हो? बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यहीं छुपे हुए हो, बाहर आओ। कहाँ छुप गए काय? जल्दी से बाहर आओ, अगर मैंने तुम्हें ढूंढा तो मेरे हाथों से ज्यादा पिटोगे, सोच लो, अब जल्दी से बाहर आओ। चांदनी अंदर आकर दानिश को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगी। दानिश एक अलमारी में छुप गया था और सोच रहा था, अब इसे कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? इसे क्या मेरी खुशबू आ गई थी? इसे मुझसे क्या चाहिए? ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? उद्धरण चिन्ह। पिंकी, चांदनी दी, बाबा अभी आए नहीं है शायद वो। पिंकी इतना बोली ही थी कि चांदनी उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, पिंकी बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम अपने बाबा की अच्छी बेटी हो, अगर उसने तुम्हें झूठ बोलने को कहा होगा तो तुम वही बोल रही होगी। जय, अब तुम बाहर आ रहे हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह। पिंकी, अरे चांदनी दी, बाबा सच में अभी। पिंकी आगे बोलना चाहती थी कि बाबा अभी आए नहीं है, लेकिन उसके मुंह से बाबा सच में अभी आए हैं निकल गया, क्योंकि चांदनी ने ढूंढते हुए अलमारी खोल दी थी और सामने जय दिख रहा था जो कुछ ढूंढने का नाटक कर रहा था। वह चांदनी को देख चौंकने का नाटक करते हुए बोला, अरे चढ़ानी, तुम कब आए? मैंने तो तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं क्या है कि चिंकी की गुड़िया को ढूंढ रहा था, पता नहीं उसकी एक गुड़िया मिल नहीं रही है, मैं उसे ही अलमारी में देख रहा था। बोलते हुए दानिश बाहर आ गया और गुड़िया को ढूंढने का नाटक करने लगा। अपने बाबा के नाटक पर बच्चे अपना मुंह बंद कर हंस रहे थे, लेकिन चांदनी को गुस्सा आ रहा था। वह गुस्सा करते हुए बोली, तुम अब ये नाटक करना बंद करो, मैं सब जानती हूँ, तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे हमेशा इग्नोर करते रहते हो। मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। चांदनी की बात सुन बच्चे मुंह फाड़कर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। दानिश चिंकी के कानों को बंद करते हुए बोला, बच्चों के सामने ऐसी बातें कौन करता है? थोड़ी जगह देखकर बोला करो, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। चांदनी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन तभी एक जोर के धमाके की आवाज़ आई। धमाके की वजह से दानिश का घर हिलने लगा। शायद उन पर किसी ने हमला किया था। 64 आग ही आग। दानिश छोटी रंगभूमि से बाहर निकलकर घर आ गया था। वो बच्चों के साथ बातें कर रहा था कि तभी वहां अचानक से चांदनी आ गई। चांदनी के डर से दानिश अलमारी में जाकर छुप गया और पिंकी से कहा कि वो चांदनी से बोल दे कि बाबा यहाँ नहीं है और कुछ दिनों तक आएंगे भी नहीं। लेकिन चांदनी दरवाजा खुलते हुए अंदर आ गई और अंदर आकर जय को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगी। जब चांदनी को जय मिल गया तो वह नाटक करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो।
चांदनी बच्चों के सामने उससे शादी की बोलती है, लेकिन दानिश फिर से नाटक करने लगा। चांदनी अपनी तलवार बाहर निकालकर बोली, बताओ तुम मुझसे शादी करने वाले हो या नहीं, या फिर तुम्हें अभी सबक सिखाऊं। चांदनी ने इतना बोला ही था कि कमरे के सारे लोग अचानक हिलने लगे, उन्हें एक जोर के धमाके की आवाज आई। दानिश खुद से बोला, जिसका मुझे डर था वही हो गया, लगता है किसी दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। सबसे पहले बच्चों की सुरक्षित करना होगा, लेकिन यहाँ चांदनी के सामने नहीं कर सकता। दानिश चांदनी से बोला, लगता है हमारे शहर पर हमला हुआ है, तुम भैया और भाभी के पास जाओ, उन्हें कुछ हो ना जाए, मैं यहाँ बच्चों का ध्यान रखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। चांदनी को अपनी बातें रोककर अपनी दी और जीजू को सुरक्षित रखना सही लगा। वह जाते हुए बोली, ठीक है, मैं उन्हें सुरक्षित कर अभी आती हूँ, तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। चांदनी के वहां से जाते ही दानिश ने दरवाजा बंद किया और बोला, बच्चों डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहिनी ने अपने और उन सब के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे उनके ऊपर घर भी गिर जाए तो उन्हें कुछ ना हो। लेकिन दानिश ने जल्दी से अपनी छोटी रंगभूमि बाहर निकाली और उसे खिड़की के बराबर बढ़ाकर उसे खोलते हुए बोले, तुम सभी इसके अंदर जाओ, वहां तुम सभी सुरक्षित रहोगे। जाओ, अब सोचना बंद करो, मैं भी तुम्हारे पीछे वहीं पर आ रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। बच्चे दरवाजे के अंदर चले गए, पीछे से दानिश और परी मोहिनी भी अंदर चली गई। अंदर जाते ही बच्चे और मोहिनी चौंक गए, वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगे। मोहिनी को इधर उधर आंखें फाड़ कर देखते हुए दानिश बोला, ये रहा मेरा एक राज, मैंने अपना वायदा पूरा किया। उद्धरण चिन्ह। परी इधर उधर उड़ती हुई बोली, ये राज तो बहुत बड़ा है, क्या ये मेरे पेट में समा जाएगा। दानिश उसकी बात पर मुस्कुराने लगा। अरुण दानिश और उसके साथ किसी को आया देख गुड़िया के साथ वहां आया और बोला, भाई ये लोग कौन है। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने उन सभी को एक दूसरे से मिलवाया। शिवा और मानवी अभी कल्टीवेशन कर रहे थे तो उन्हें किसी से नहीं मिलवाया, लेकिन बच्चों को उनके बारे में बता दिया और आखिर में सभी से कहा, मुझे तुम सभी से अभी एक इंसान नहीं, एक परी से मिलवाना है। परी का नाम सुन पिंकी को छोड़ सभी लोग सोच में पड़ गए, लेकिन दानिश हवा में इशारा करता हुआ बोला, ये है मोहिनी, जो परी लोक की एक छोटी परी है। वो सभी दानिश के इशारे की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोहिनी परी बहुत छोटी थी ना, तो इतनी दूर से उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। अरुण अपना सिर खुजाते हुए बोला, लेकिन भाई मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है परी लोक की छोटी परी। दानिश को एहसास हुआ कि वो उसे नहीं देख पाए, तो उसने उन सभी को पास आने का इशारा किया और चिंकी को तो गोद में उठा लिया, फिर मक्खी के समान उड़ रही परी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देखो, ये रही परी लोक की छोटी परी मोहिनी। अब मोहिनी सभी को दिखाई देने लगी। वो सभी अपनी आंखों के सामने परी को देख चौंक गए। चिंकी मोहिनी परी को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, बाबा मुझे इस छोटी गुड़िया के साथ खेलना है, ये बहुत सुंदर है। चिंकी की बात पर दानिश मुस्कुराया और बोला, बेटा वो खिलौना नहीं है, परी है परी। हाँ, लेकिन तुम उनके साथ खेल सकती हो और वो भी तुम्हारे साथ खेलेगी, लेकिन अभी बाबा को जाना होगा। अरुण, कहाँ जा रहे हो भाई, अभी तो आए हो। दानिश थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, बाहर किसी ने हम पर हमला किया है, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। अगर नहीं गया तो शहर के काफ़ी लोग मारे जा सकते हैं और मेरी वजह से मैं किसी को मरने नहीं दे सकता। अरुण ने भी बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन दानिश ने उसे बच्चों का ध्यान रखने को कहा और मोहिनी परी के साथ दरवाजे से बाहर आ गया। बाहर आकर दानिश बोला, चलो अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। तुम्हारा पहला काम है, अगर कोई खतरे में है तो उसे सुरक्षित जगह पर ले जाना। परी मोहिनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दानिश ने बाहर आकर देखा तो अपने सामने का नज़ारा देख वह देखता ही रह गया। ऊपर आसमान में एक शेर उड़ रहा था जिसके पंख लगे हुए थे, वह अपने मुंह से आग उगल रहा था। देखने में वह शेर कुछ ड्रैगन टाइप लग रहा था। वह एक डेमन किंग था जिसे डेमन एम्परर ने भेजा था। वह हेवनली फायर की खुशबू को सूंघते हुए यहाँ तक आ गया था, लेकिन इतने लोगों में वह दानिश को नहीं देख पा रहा था। तो उसने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया। नीचे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। चारों तरफ आग की लपटें लगी हुई थी, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दानिश मोहिनी से बोला, क्या तुम अपने जादू से यहाँ बारिश करवा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी, हाँ क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी परी ने अपनी छड़ी घुमाई, उसके छड़ी घुमाते ही वहां पर काले बादल आ गए जो जोर जोर से गड़गड़ाने लगे और थोड़ी ही देर में तेज बारिश के साथ बरसने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में सभी तरफ से आग मिट गई।
अब आग का खतरा तो टल चुका था। अब बस एक ही खतरा था, वो था ये शेर जैसा दिखने वाला डेमन किंग। अपनी आग को बुझते देख वह डेमन किंग इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक लड़का दिखाई दिया जिसने मास्क लगाया हुआ था। उसके अंदर से हेवनली फायर की खुशबू आ रही थी। 65 शेर दानव और मोहिनी परी की लड़ाई। दानिश जय के घर आ गया लेकिन उनके शहर पर किसी ने हमला कर दिया। दानिश ने चांदनी को अपने भाई और भाभी की सुरक्षा के लिए भेज दिया और खुद बच्चों के पास रुक गया। चांदनी के जाते ही दानिश ने रंगभूमि का दरवाजा खोला और बच्चों को उसके अंदर ले गया। दानिश बच्चों को अंदर अरुण और गुड़िया के पास छोड़कर मोहिनी के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि शहर के चारों तरफ आग लगी हुई थी। एक शेर जैसा दिखने वाला दानव अपने मुंह से आग बरसा रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। दानिश ने मोहिनी से कहकर वहां बरसात करवा दी जिससे सारी आग बुझ गई। अपनी आग को बुझते देख शेर दानव ने इधर उधर देखा तो उसे सामने एक लड़का हवा में खड़ा दिखाई दिया जिसने मास्क लगाया हुआ था, जिसके शरीर से हेवनली फायर की खुशबू आ रही थी। शेर दानव खुद से बोला, अच्छा तो यह है वो लड़का जिसके पास हेवनली फायर है। इसे देखकर तो लगता नहीं कि ये सर्प दानव को हरा सके, ये तो अभी बच्चा लग रहा है। शेर दानव दानिश के बारे में सोच रहा था और दानिश नीचे अपनी जान से जूझ रहे लोगों के बारे में। दानिश मोहिनी से बोला, क्या तुम कोई ऐसा कवच बना सकती हो जिस वजह से इस दानव की आग और ये दानव शहर के अंदर ना जा सके? मोहिनी मुस्कराते हुए बोली, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं अभी कर देती हूँ। मोहिनी ने अपनी छड़ी घुमाई और शहर के चारों ओर से ढकते हुए एक कवच बन गया। अपने ऊपर कवच बनता नीचे खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। वो देखो, वह लड़का, लगता है इसी ने बारिश की है और अब कवच भी बना रहा है। हाँ, लगता है अब हम सुरक्षित हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आखिर ये लड़का है कौन? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा, पर जो भी है आज हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आया है। उद्धरण चिन्ह। इसने हमें तो बचा लिया, लेकिन क्या ये इस दानव से लड़ पाएगा? देखो ये दानव कितना बड़ा और खतरनाक है। नीचे खड़े लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे और दानिश को अपना रक्षक मानने लगे। ये सब होता हुआ चांदनी भी अपने घर की खिड़की से देख रही थी। वो दानिश को एक नज़र में पहचान गई। उसके पास राजबाला और ब्रिजेश भी खड़े हुए थे। चांदनी दानिश को देख मन में बोली, ये मुसीबत का पिटारा यहाँ क्या कर रहा है? अब मुझे कोई शक नहीं है कि इस शेर दानव ने हम पर हमला क्यों किया। ये जरूर इसी की वजह से आया होगा। अरे हाँ, इसके पास हेवनली फायर है ना, तो ये शेर दानव उसी को वापस लेने आया होगा। ये सब इसी की वजह से हो रहा है और दिखा तो ऐसे रहा है जैसे ये कोई रक्षक हो, लेकिन मैं जानती हूँ ये मुसीबत का पिटारा है, मुसीबत का। ये जहाँ भी होगा वहाँ मुसीबत अपने आप चलकर आ जाएगी। चांदनी ये सब सोच ही रही थी। राजबाला ने कांपते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़बड़ाते हुए बोली, काला साया। राजबाला ने काले साये को पहचान लिया था। वह उसके डर से कांपने लगी। जब ब्रिजेश ने दानिश को गौर से देखा तो वह भी उसे पहचान गया। उसके चेहरे पर भी घबराहट नजर आने लगी। राजबाला कांपते हुए नीचे गिरने लगी। चांदनी को समझ नहीं आया कि अचानक दी को क्या हो गया, वो ऐसा क्यों कर रही है। चांदनी राजबाला को संभाल कर सोफे पर ले आए और उसे पानी का गिलास देते हुए बोली, क्या हुआ दी, आप इतना डर क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह। राजबाला की नज़र अभी भी खिड़की पर अटकी हुई थी। उसे लग रहा था कि काला साया कभी भी उस खिड़की से अंदर आ सकता है। वह घबराते हुए बोली, चांदनी, उस खिड़की को बंद करके आओ। चांदनी उससे सवाल करते हुए बोली, लेकिन बताओ तो सही दी, आखिर बात क्या है? राजबाला गुस्से में चीखती हुई, वो सब बाद में बताऊंगी, पहले जाओ और खिड़की बंद करके आओ, जाओ जल्दी जाओ। चांदनी को राजबाला का व्यवहार बहुत ही अजीब लग रहा था। वह खिड़की की तरफ जाते हुए बोली, मैं अभी खिड़की बंद कर देती हूँ, लेकिन आप शांत हो जाए। चांदनी खिड़की बंद कर राजबाला के पास आकर बैठ गई और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी। बाहर दानिश ने शहर को सुरक्षित कर दिया था। अब उसे कोई डर या भय नहीं था। अब वो बिना टेंशन के शेर दानव से लड़ाई कर सकता था। शेर दानव दानिश के पास आते हुए बोला, तो वो तुम हो जिसने स्नेक डेमन किंग को मारा था, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। क्या स्नेक किंग इतना कमजोर था क्या जो तुम्हारे हाथों मारा गया? उद्धरण चिन्ह। शेर दानव की बातों से दानिश समझ गया कि वो हेवनली फायर के लिए यहाँ आया है। दानिश सोचते हुए खुद से बोला, क्या थोड़ी देर पहले सुप्रीम ग्रेट मास्टर का ऑरा महसूस हुआ? ये वही था, लेकिन इसका ऑरा और इसका ऑरा बहुत अलग है। हालांकि ये भी ताकतवर है, लेकिन वो इंसानी ऑरा था और ये एक दानव है। इसका मतलब कोई इंसान भी मेरे पीछे लगा हुआ है। दानिश को अपने विचारों में खोता देख शेर दानव दोबारा बोला,
कहाँ खो गए बच्चे? चलो मैं तुम पर थोड़ी दया कर देता हूँ, ऐसा करो तुम मुझे हेवनली फायर दे दो और खुद को खुद ही मार दो। अगर मैंने मारा तो तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होने वाली है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा तुम खुद ही मर जाओ। शेर दानव की बात सुन दानेश उसे चिढ़ाने के लिए अपना पेट पकड़कर हंसने लगा और बोला, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, लगता है तुम पाताल लोक में कॉमेडियन हो, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। शेर दानव का मजाक उड़ता देख नीचे खड़े लोग भी शेर दानव पर हंसने लगे। मोहिनी भी दानेश की नौटंकी पर हंस रही थी। शेर दानव हिस्से में बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो यही सही, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। तुम्हारे बाद इन इंसानों का नंबर आएगा जो मेरा मजाक बना रहे हैं। तभी नीचे से किसी लड़के की आवाज़ आए, ओए शेर दानव, हमारा नंबर तो पीछे लेना, पहले तू तेरे सामने जो खड़ा है उसे हरा के दिखा। उसने एक ही पल में तेरी जलाई हुई लंका को बुझा डाला। तुझे अब भी लगता है कि तू इसका सामना कर सकता है? ये शेर दानव नहीं गधा दानव है यार। लड़के की बात पर सभी लोग हंसने लगे। शेर दानव को पहले ही दानेश पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस लड़के ने तो शेर दानव का गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया। उसने गुस्से में उस लड़के पर अपने मुंह आग उगल दी, लेकिन शेर दानव की आग लड़के के पास पहुंच पाती इससे पहले वो कवच टकराकर वहीं रुक गई। लड़का अब बेखौफ हो गया था, उसे शेर दानव का बिल्कुल भी डर नहीं था। वह फिर से जोर जोर से शेर दानव पर हंसते हुए बोला, गधा दानव है तू, गधा दानव, दानवों के नाम पर कलंक, गधा दानव। तुझे शर्म आनी चाहिए, तू दानवों का नाम मिट्टी में मिला रहा है, गधा दानव। शेर दानव की आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। दानवों में उसे विशेष स्थान था। कई दानव राजा उसे सलाम ठोकते थे, यानी कि उसके सामने सिर झुकाते थे, लेकिन यहाँ तो मामूली इंसान ही बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था। शेर दानव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ से शहर की जमीन भी कांपने लगी। एक पल के लिए लड़के को लगा कि कहीं उसने शेर दानव को ज्यादा गुस्सा दिलाकर गलत तो नहीं कर दिया। शेर दानव अपने पंखों से उड़ता हुआ दानेश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। दानेश कुछ करता इससे पहले मोहिनी ने अपनी छड़ी घुमाई, जिससे शेर दानव के ऊपर एक गोल्डन जाल आकर गिरा। मोहिनी को लगा जैसे जाल उसे रोक लेगा, लेकिन मोहिनी ये देख हैरान रह गई कि शेर दानव ने उस जाल को पल भर में नष्ट कर दिया। मोहिनी, ये शेर दानव जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा ताकतवर है। मेरे सुनहरे जाल भी इसे नहीं पाए, वरना उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं है। मोहिनी ने अपनी छड़ी फिर से घुमाई। इस बार शेर दानव के ऊपर एक पिंजरा आकर गिरा। उस पिंजरे के आते ही शेर दानव रुक गया। मोहिनी खुद से बोली, लगता है कि सुनहरा जाल काम नहीं आया, लेकिन सुनहरा पिंजरा काम कर गया। मोहिनी बस सोच ही रही थी कि शेर दानव ने अपने पंजों से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहिनी का सुनहरा पिंजरा टूटने लगा। पिंजरे को टूटता देख वह दानेश से बोली, जय, लगता है ये शेर दानव बहुत ताकतवर है, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। तुम जल्दी से अपने दरवाजे के अंदर चले जाओ, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। मोहिनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वह शेर दानव को रोकने में सक्षम नहीं थी। उसने दानेश को छुप जाने के लिए कहा। 66 दानेश के काले साए का राज खुला। दानेश शेर दानव का मजाक बना रहा था कि नीचे कवच में खड़ा हुआ एक लड़का भी शेर दानव का मजाक बनाने लगा। उसने शेर दानव गधा दानव बोलना शुरू कर दिया, जिस वजह से शेर दानव को बहुत गुस्सा आ गया और वह दहाड़ते हुए अपने आप को एक बड़े और खौफनाक दानव में बदलने लगा। उसकी आवाज़ सुन चांदनी भी उसे देखने वाली थी, लेकिन राजबाला ने उसे खिड़की खोलने से भी मना कर दिया। उसे सामने खड़े काले साए से डर लग रहा था, कहीं काला साया उसे देख उसके पास न आ जाए, इसलिए वह खिड़की बंद कर छुप गई। बाहर शेर दानव की शक्तियां बढ़ गई थी। वह सबसे पहले दानेश को मारने के लिए आगे बढ़ा। मोहिनी परी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेर दानव ने उसके जाल और पिंजरे को काट डाला। शेर दानव गुस्से में, मुझे लगा नहीं था कि तू जादू भी कर सकता है, लेकिन तेरा जादू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं तेरे जादू को पल भर में तोड़ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वैसे इस बात का सबूत तो दानेश की आंखों के सामने ही था कि जादू शेर दानव के आगे बेअसर है, लेकिन ये दानेश का जादू नहीं है। लोगों को और साथ ही शेर दानव को गलत फहमी हो रही थी कि ये जादू दानेश कर रहा है। सभी उसे एक जादूगर समझ रहे थे। वैसे इस बात का सबूत तो दानेश की आंखों के सामने ही था कि जादू शेर दानव के आगे बेअसर है, लेकिन ये दानेश का जादू नहीं है। लोगों को और साथ ही शेर दानव को गलत फहमी हो रही थी कि ये जादू दानेश कर रहा है। सभी उसे एक जादूगर समझ रहे थे। दानेश, हाँ दिख रहा है मुझे, जादू तुम्हारे सामने असरदार नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे हाथों से लड़ सकता हूँ। दानेश की बात सुन शेर दानव हंसने लगा। उसे लगा जैसे दानेश इस बार सच में मजाक कर रहा है।
क्योंकि दानेश को सब जादूगर समझ रहे थे और एक जादूगर इतना ताकतवर नहीं होता कि हाथों से भी लड़ सके। शेर दानव, क्या मजाक है यार, तू अब भी खुद को बहुत बड़ा तीस मारखा समझ रहा है क्या? तेरा जादू नहीं टिक पाया तो तू क्या टिक पाएगा, पर कोई बात नहीं, तुझे तो आज मरना ही है, अब वो चाहे मर चाहे वैसे मर। उद्धरण चिन्ह। दानेश के पास खड़ी मोहिनी परी डरते हुए दानेश से बोली, मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी रंगभूमि के अंदर चले जाओ। यब दानव वहां कभी नहीं पहुंच पाएगा और तुम सेफ रहोगे। मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी रंगभूमि के अंदर चले जाओ। यब दानव वहां कभी नहीं पहुंच पाएगा और तुम सेफ रहोगे। दानेश नीचे खड़े लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मैं चला तो जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद यहाँ के लोगों का क्या होगा? ये सभी बेमौत मारे जाएंगे। इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है, सारी गलती मेरी है, मेरी। अगर मैं हेवनली फायर को लेकर यहाँ नहीं आता तो शेर दानव यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। दानेश की बात सही भी थी, अगर वो यहाँ नहीं आता तो शायद ये खतरा यहाँ नहीं पहुँचता। दानेश अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता था। जब उसके कारण मुसीबत आई है तो उसे ही उस मुसीबत का हल खोजना होगा। मोहिनी परी, जय, तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजा गया है। अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई तो मेरे यहाँ होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बात मानो और जल्दी से अपनी रंगभूमि में जाकर छुप जाओ। दानेश, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, और तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए दानेश अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके शरीर से काला धुआं बाहर आने लगा और धीरे धीरे उसके पीछे एक बहुत बड़ी दानव लोमड़ी की परछाई बन गई, जिसे देख शेर दानव सोचने लगा, ये तो दानवों के लड़ने के प्राचीन तरीके हैं, लेकिन ये लड़का दानवों के तरीके कैसे जानता है? कौन है ये लड़का? क्या असल में यह एक इंसान ही है ना? दानेश के पीछे खड़ी परछाई अब उसके शरीर में समा गई। उसके शरीर आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसके इस रूप को पास से देखकर मोहिनी परी को डर लगने लगा और खुद से बोली, इसकी दानवी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि इंसानी और परिलोक की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम हो गई है। लेकिन इसने ये विद्या सीखी कहाँ से? इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है लगता है। अंदर डर कर बैठी हुई राजबाला के पास चांदनी आई और बड़े प्यार से बोली, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है दी, आप बेझिझक बता सकती है, आखिर आप इतनी डरी हुई क्यों है? क्या बात है, आप मुझे वो बात क्यों छुपा रहे हो? मैं तो आपकी बहन हूं ना। राजबाला ने रोते हुए चांदनी को गले लगाया और रोने लगी। रोते रोते राजबाला ने उसे सब कुछ बता दिया, जो अब तक हुआ था, काले साए के बच्चों की बलि की बात से उसके हाथ से सिक्कों को ले जाने की बात तक। राजबाला की बात सुन हालांकि चांदनी को राजबाला पर भी गुस्सा आया, लेकिन उनकी हालत अभी ठीक नहीं थी तो उसे कुछ भी कहना सही नहीं होगा। उसे वीर यानी काले साए पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा जैसे वीर यानी काला जय के बच्चों की बलि देना चाहता था, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। 67 दानेश फंसा चांदनी और मोहिनी के बीच में। राजबाला ने चांदनी को काले साए के बारे में सब कुछ बता दिया था। चांदनी को राजबाला के साथ साथ उस काले साए यानी कि वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चांदनी गुस्से में राजबाला से बोली, आपके बच्चे होते तब भी आप ऐसा ही करती क्या? बोलिए, अब शांत क्यों हो? और आप जीजू, वो तो आपके भाई के बच्चे हैं ना, आपने फिर भी दी को कुछ नहीं कहा, कैसे भाई हो आप? क्या आपको अपने भाई से थोड़ी भी हमदर्दी नहीं है क्या? बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो आप अपने भाई को क्या जवाब देते? क्या हाल होता आपके भाई का? वो तो जीते जी मर जाता। उद्धरण चिन्ह। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आए? अपनी जान बचाने के लिए आप मासूम बच्चों की बलि देने के लिए राजी हो गई। अगर उन बच्चों की जगह। चांदनी ने उन दोनों को इतना सुनाया कि उनकी बोलती बंद हो गई। दोनों ने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया। उनके पास कहने को कोई शब्द ही नहीं था। उन दोनों को खुद पर ही बहुत शर्म आ रही थी। बोलते हुए खुद चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। वो तो यही सोचकर डर गई कि अगर काला साया बच्चों को ले जाता तो जय का क्या होता, उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती। सोचते हुए चांदनी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब उसका गुस्सा काले साए यानी कि वीर पर था। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और खिड़की को तोड़ दिया। उसका गुस्सा देख राजबाला और ब्रिजेश ने अब उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वह खिड़की से बाहर कूद गई। राजबाला और ब्रिजेश जल्दी से खिड़की की तरफ भागे। उन्हें लगा कि चांदनी इतने ऊपर से कूदी है तो उसे चोट ना लग गई हो, लेकिन उन्होंने देखा कि चांदनी हवा में अपनी तलवार पर खड़ी हुई थी। फिर वह गुस्से में काले साए की तरफ उड़ गई।
उधर दूसरी तरफ दानिश ने दानव लोमड़ी की सिखाई हुई टेक्निक इस्तेमाल की। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था, उसका दानवी ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसे देखकर परी मोहिनी को भी डर लगने लगा। दानिश का इंसानी और परी लोक का ऑरा बहुत ही कम हो गया था। दानिश हवा में पैदल चलते हुए शेर दानव की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम में जमीन कांप रही थी। उसकी शक्ति देख सभी लोग चौंक गए। उनका दानवी स्पिरिचुअल पावर का दबाव इतना ज्यादा था कि खुद परी मोहिनी को पीछे हटना पड़ा। गुस्से में आगे बढ़ रही चांदनी भी रुक गई, यहाँ तक कि दूर से देख रहे ब्रिजेश और राजबाला का दिल कांपने लगा। वो दोनों फिर से कांपते हुए छुप गए। शेर दानव, जो अभी तक अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था, वो दानिश के भयानक दानवी ऑरे को देख सोच में पड़ गया। उसे ये ऑरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह अपने आप से बोला, इंसान के पास दानवी ऑरा कहाँ से आया? क्या ये भी एक दानव है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ग्रेट एम्परर को इसके बारे में जरूर पता होता, फिर वो मुझे यहाँ भेजते ही नहीं। इसके पीछे कोई और ही राज है। जो भी हो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। शेर दानव ने दानिश के ओरे को पहचान लिया, लेकिन वो अपने मजाक का बदला लेना चाहता था। इंसानों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था, अब उसे इसका जवाब तो देना ही होगा। शेर दानव ने दहाड़ते हुए दानिश के ऊपर छलांग लगा दी। दानिश हल्का साइड में हो गया। फिल्मों की तरह बिल्कुल स्लो मोशन में शेर दानव का पंजा दानिश के सामने से निकल गया, लेकिन उसे छू नहीं पाया। लेकिन वो आगे निकल पाता इससे पहले दानिश ने उछल रहे शेर दानव की पूंछ को पकड़ा और एक ही झटके में उसे ऊपर उठाकर जमीन की ओर फेंक दिया। शेर दानव फिर से स्लो मोशन में चिल्लाते हुए परी मोहिनी के बिछाए कवच को तोड़ते हुए नीचे जाने लगा। मोहिनी का कवच किसी कांच की तरह बिखरते हुए गायब हो गया। शेर दानव जमीन पर पहुंचता इससे पहले दानिश जमीन पर आ गया और नीचे से शेर दानव को एक जोर का मुक्का मारा। शेर दानव ऊपर चला गया। ऐसे ही दानिश शेर दानव के साथ फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन खेलने वाला यहाँ अकेला दानिश ही था और बॉल थी शेर दानव। शेर दानव मुक्का खाकर जिधर जाता उससे पहले दानिश पहुंच जाता और फिर से उसे मुक्का मार देता। देखने वालों को सिर्फ दो लाइट नजर आ रही थी। वो अपनी आंखों को बार बार हाथों से मसल कर देखने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें चलती हुई लाइट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। परी मोहिनी दानिश की ताकत देख चौंक गई और खुद से बोली, क्या सच में मुझे इसकी रक्षा करनी है? क्या इसे मेरी रक्षा की जरूरत भी है क्या? ये अकेला ऐसे 100 दानवों पर भी भारी पड़ेगा। अगर ये चाहे तो आधे से ज्यादा दानवों को अकेले मार गिराए। सच में इसकी ताकत कमाल की है। अभी इसका लेवल इतना कम है, अगर ये बढ़ गया तो इसके सामने तीनों लोग नहीं टिक सकते। अच्छा है जो मैं समय से इसकी तरफ हो गई। मोहिनी खुद को भाग्यशाली समझ रही थी कि उसने दानिश का साइड चुना था। उसे अपने सामने दानिश तीनों लोगों पर राज करता हुआ दिख रहा था। चांदनी भी उसकी ताकत देख शौक थी, पर उसके दिमाग में तो जय के बच्चे चल रहे थे। वो काले साए को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती थी। उसने सोच लिया था कि जब वो शेर दानव को हरा देगा तब वो उसे लड़ने के लिए चलेंगे करेगी। शेर दानव की जब बुरी हालत हो गई तब दानिश ने सोचा कि वो इस दानव के शरीर का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी बीस्ट कोर उसके साथियों के काम आ सकती है और उसके खून से हाई लेवल की गोलियां बनाई जा सकती है, जो उसके दोस्तों का और खुद का लेवल बढ़ाने में काम आ सकती है। रंगभूमि में तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर भी कम हो गई थी, इसलिए वो स्नैक डेमोन किंग का शरीर नहीं ले जा सका। पर दानिश इस मौके को अपने हाथों से कैसे छोड़ सकता था। दानिश ने शेर दानव को उसके गले से पकड़ा और खुद को नॉर्मल करने के बाद शहर के लोगों की तरह देखते हुए बोला, अब तुम सब सुरक्षित हो। अब ये दानव आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। अब मुझे चलना चाहिए। बोलकर दानिश शहर से बाहर की तरफ उड़ गया। मोहिनी परी भी उसके साथ उड़ गई। चांदनी भी उसका पीछा करने लगी। मोहिनी परी ने जब चांदनी को उनका पीछा करते हुए देखा तो वह दानिश से बोली, जय, तुम्हें चाहने वाली तुम्हारे ही पीछे आ रही है। बोलकर मोहिनी मुस्कुराने लगी, लेकिन दानिश उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाया। उसने उड़ते हुए पीछे की ओर देखा तो वह बोला, अब ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? ना जाने कैसे कैसे तो इसे अभी पीछा छुड़ाया, ये अब फिर से मेरे पीछे पड़ गई। चाहती क्या है मुझसे ये लड़की? तभी दानिश को याद आया कि जय के नहीं वीर के भेष में है, उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो जय के पीछे पड़ी थी, वीर के नहीं। तो वह रुक गया। उसके हाथ में शेर दानव अभी भी कराह रहा था। वो मरा नहीं था, अभी जिंदा ही था, लेकिन उसकी सारी हड्डियों का कचुम्बर बन चुका था। थोड़ी ही देर में चांदनी वहां आ गई और गुस्से से बोली, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो इन दानवों जैसे ही निकले। मुझे तो अब खुद पर शर्म आ रही है। तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली।
चांदनी की बात सुन दोनों शॉक्ड रह गए, उन्हें समझ नहीं आया वो किस बारे में बात कर रही है। परी मोहिनी जो दानिश के कंधे पर बैठी थी वह बोली, अब ये क्या है? चाहने वाले ही बन गए मौत के सौदागर, पर क्यों और कैसे? दानिश को पहले ही चांदनी की बात समझ नहीं, ऊपर से परी मोहिनी की मुहावरे भरी बातें तो उसके सिर से ऊपर ही निकल गई। दानिश चांदनी से बोला, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? चांदनी, मुझे तुम्हारी ताकत का राज पता चल गया है, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? चांदनी की बात सुन मोहिनी बोली, धोखा? जय, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने अपना राज उसे बता दिया, लेकिन मुझे बताने की बारी आती है तुम नखरे करते हो। जाओ, अब मैं गुस्सा हूं तुमसे, अब नहीं बोलूंगी। दानिश को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा, उसे समझ नहीं आ रहा था वो पहले किसकी बात को समझे। दोनों ही उल्टी सीधी बातें कर रही थी, उसे समझ नहीं आया चांदनी को उसका राज कैसे पता चला और मोहिनी को उसने कब और कैसे धोखा दे दिया। मोहिनी अपना मुंह फूला कर दानिश कंधे से उड़कर थोड़ी दूर जाकर अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। दानिश मोहिनी की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया यार, हद होती है। मैं पहले ही कंफ्यूज हूं, तुम मुझे ज्यादा कंफ्यूज मत करो। उद्धरण चिन्ह। शेर दानव और चांदनी दोनों दानिश के चेहरे की तरफ देखने लगे, उन्हें वहां सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी को लगा जैसे वो उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। वह गुस्से बोली, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, वहां सामने कोई नहीं है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? आज मैं तुमसे सभी मासूमों का बदला लेकर ही रहूंगी। चांदनी बोलते हुए एक बार शेर दानव की तरफ देख लेती है तो शेर दानव को लगा कि वो उसी को मासूम बोल रही है। वो अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अपना सिर हाँ में हिलाने लगा। उसे हिलता देख दानिश उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा तो शेर दानव शांत हो गया। चांदनी की बात सुन दानिश बोला, क्या तुम्हें ये दानव मासूम लगता है? देखो इसे, ये किस एंगल से मासूम लग रहा है। मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। मैं इस दानव की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन मासूम बच्चों की बात कर रही हूं जिनकी बलि देकर तुम इतने ताकतवर हुए हो। असली दानव तो तुम हो, तुम जो मासूम बच्चों को अपना हथियार बनाता है। उद्धरण चिन्ह। चांदनी, अब तुम। चांदनी की बात सुन दानिश मोहिनी से बोला, सुना तुमने, इसने क्या कहा? मैं मासूम बच्चों की बलि देकर ताकतवर बना हूं? 1 मिनट, क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। दानिश ने बिना सोचे समझे चांदनी की बात मोहिनी को बोल दी। वो उसे बताना चाहता था कि उसने चांदनी को कोई राज नहीं बताया, लेकिन जब उसने बात पर गौर किया तो चांदनी से चौंकते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? कौन से मासूम बच्चे? मैंने किसी मासूम बच्चे की बलि नहीं दी, समझी? परी भी चांदनी की बात सुन चौंक गई। उसे तो पता था कि उसकी शक्ति का राज तीनों लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी और हेवनली फायर थी, लेकिन बच्चे कहाँ से बीच में आ गए? मोहिनी, क्या जय सच में तुमने बच्चों की बलि दी? उसने सिर्फ कैजुअली सवाल पूछा था, लेकिन उसे सुन अब दानिश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में शेर दानव को नीचे फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों अपनी ये बकवास बातें बंद करो। मैं पागल हो रहा हूं तुम दोनों की बातें सुन सुनकर, पता ही नहीं चल रहा पहले किसे जवाब दूं। तुमसे बोलता हूं तो ये बीच में आ जाती है, इससे बोलता हूं तो तुम बीच में आ जाती हो। मेरे दिमाग का कचरा कर दिया तुम दोनों ने मिलकर। चुप हो जाओ तुम दोनों, बिल्कुल चुप। और अब एक एक करके बोलना। नीचे जाकर शेर दानव इतनी जोर से गिरा कि उसने जो इतनी देर से रिकवरी की थी वो एक ही झटके में बर्बाद हो गई। उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई, अब वो अपनी रिकवरी भी नहीं कर पा रहा था। इधर चांदनी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ और कौन है जिससे वीर बातें कर रहा है। उसे तो ये सब वीर का नाटक लग रहा था। तो वह साफ साफ बोली, मुझे नहीं पता यहाँ और कौन है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम जय के बच्चों की बलि देना चाहते थे या नहीं, मुझे बस इतना जानना है। जय के बच्चों की बलि? ये सुन मोहिनी चौंक गई। अब भला खुद जय अपने बच्चों की बलि क्यों देगा जिनसे वो इतना प्यार करता है? मोहिनी दानिश से बोली, ये तुम्हें कोई और समझ रही है शायद, जो जय के बच्चों की बलि देना चाहता है। अब भला तुम अपने बच्चों की बलि क्यों दोगे? अब जाकर दानिश को समझ आया कि इतनी देर से चांदनी क्या बोलना चाह रही थी। वो काले साए के बारे में तो भूल ही गया था। वह खुद से बोला, लगता है भैया भाभी ने इस काले साए के बारे में बता दिया है, इसलिए वे मुझे काला साया समझकर मेरे पीछे पीछे आए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। उद्धरण चिन्ह। क्या दानिश चांदनी को काले साए की सच्चाई बताएगा? चांदनी का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि काला साया, वीर और जय अलग अलग नहीं एक ही इंसान है? 68 मोहिनी हुई दानिश से गुस्सा। दानिश और चांदनी की लड़ाई।
दानिश ने शेर दानव को मार मार के घायल कर दिया था और उसे लेकर शहर से दूर जा रहा था, लेकिन उसे पता चला कि चांदनी उसका पीछा कर रही है तो वह रुक गया। लेकिन चांदनी और परी ने मिलकर दानिश के दिमाग की दही कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले वो उनकी बात समझे या फिर उन्हें समझाए। आखिर में उसे पता चला कि चांदनी को काले साए के बारे में पता चल गया था, तो वह चांदनी से बोला, अच्छा, तो तुम उस फटीचर जय के बच्चों के बारे में बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह। दानिश इतना ही बोल पाया कि चांदनी अपनी तलवार उसकी तरफ करते हुए बोली, ओए मिस्टर, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरे जय के बारे में कुछ भी बोलो। अगर अब एक शब्द भी जय और उसके बच्चों के बारे में कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुन मोहिनी बोली, देखो इसे कहते हैं असली प्यार, जो अपने प्यार के बारे में किसी से गलत सुनना पसंद नहीं करती। और एक तुम हो कि इससे दूर भागते रहते हो, देखो तो कितना प्यार करती है तुमसे। दानिश ने मोहिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो देखना चाहता था कि चांदनी अपने प्यार के लिए क्या कर सकती है। क्या वो सच में जय से प्यार करती है या फिर ये सिर्फ एक नाटक है। दानिश, अगर बोला तो बोलूंगा ही नहीं, अब तो मैं उस जय और जय के बच्चों की बलि भी दूंगा, देखता हूं तुम क्या कर सकती हो। चांदनी को जय और उसके बच्चों की बलि का सुन गुस्सा आ गया। वह अपनी तलवार से दानिश पर हमला कर देती है, लेकिन दानिश ने उसकी तलवार को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लिया और बोला, तुम्हें क्या लगता है जब ये दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तुम क्या बिगड़ोगी, तुमसे कुछ नहीं होगा। उसकी तलवार को पीछे की तरफ धक्का देकर, जाओ और जाकर अपनी ताकत बढ़ाओ, फिर मुझसे लड़ने के सपने देखना। हकले से धक्के से चांदनी काफी पीछे हट गई। दानिश वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी चांदनी गुस्से में तेज आवाज में बोली, तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते, आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देकर ही रहूंगी। तुमने आज तक ना जाने कितने मासूम बच्चों की बलि दी होगी और आगे न जाने कितनों की दोगे, मेरे जीते जी मैं ये नहीं होने दे सकती। दानिश पीछे मुड़ा। उसने देखा कि चांदनी अपनी तलवार को हवा में उठाकर कोई मंत्र बोल रही थी। अचानक उसकी तलवार चमक उठी, उसके पीछे हजारों तलवार नजर आने लगी। चांदनी, आज मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट डालूंगी, बोलकर चांदनी ने अपनी तलवार दानिश की तरफ कर दी। ये चांदनी की खतरनाक टेक्निक 1000 स्वॉर्ड टेक्निक थी। उसके इशारा करते ही सभी तलवार एक साथ दानिश की तरफ बढ़ने लगी। दानिश ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया, उसके हाथ में हेवनली फायर नजर आने लगी। दानिश ने अपनी आंखें बंद की और हेवनली फायर पर ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे फायर बढ़ती गई और वो एक शील्ड की तरह दानिश के सामने हो गई। सामने से आ रही तलवार शील्ड से टकराकर भस्म होती जा रही थी। चांदनी की सभी तलवार एक एक कर शील्ड से टकराकर भस्म हो गई। चांदनी के मुंह से खून आने लगा। उसने गुस्से में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज कर ली थी। उसने खांसते हुए खुद को संभाला। उसकी हालत देख दानिश बोला, क्या बस इतना ही दम है? मैंने कहा था ना कि जाओ और जाकर अपनी ताकत बढ़ाओ। अभी तुम मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हो, जिस दिन हो जाओ उस दिन लड़ लेना। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने शेर दानव को उठाया और वहां से जाते हुए बोला, अभी के लिए तो मैं चलता हूं, पर ध्यान रखना एक दिन मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे उस जय और उसके बच्चों को लेने। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो मेरे रास्ते में मत आना, समझी। उद्धरण चिन्ह। दानिश जाते जाते चांदनी को चेतावनी देकर जा रहा था। उसे लगा कि शायद अब चांदनी जय का पीछा करना छोड़ देगी, लेकिन चांदनी उससे बोली, तुम भी सुन लो, भले ही मैं मर जाऊं पर तुम्हारे और जय के बीच में मैं दीवार बन के खड़ी रहूंगी। मैं भी देखूंगी तुम मेरे रहते जय को हाथ भी कैसे लगाते हो। दानिश मुस्कराकर वहां से उड़ गया। मोहिनी को समझ नहीं जय ने ऐसा क्यों किया। वह बोली, जय, तुमने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई कि तुम ही जय हो? इसके बजाय उसे चेतावनी देकर आ गए। लेकिन क्यों, मैं समझ नहीं पा रही हूं। दानिश मुस्कराते हुए बोला, इससे पता चलेगा कि वो सच में जय यानी मुझसे प्यार करती है या फिर सिर्फ नाटक कर रही है। अगर प्यार करती होगी तो वह खुद को और ताकतवर बनाएगी और ये अच्छी बात भी है, और अगर वो प्यार नहीं करती है तो अपनी जान बचाने के लिए मेरे यानी काले साए के रास्ते से हट जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी, ओह ऐसी बात है तो तुम उसकी एक तरह से परीक्षा ले रहे हो। तो फिर मुझे ये बताओ, अगर वो तुम्हारी परीक्षा में पास हो गई तो क्या फिर तुम उसे स्वीकार करोगे? मोहिनी की बात सुन दानिश सोच में पड़ गया। मोहिनी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। आखिर में दानिश बोला, यहाँ आसपास कोई नहीं है, अब हमें दरवाजे के अंदर जाना चाहिए। मोहिनी थोड़ा नाराज होते हुए, तुम मेरे साथ ये सही नहीं कर रहे हो, अब मैं इस बारे में सोचती रहूंगी। मुझे आधी अधूरी बातें जानने का कोई शौक नहीं है, मुझे जवाब दो, क्या करोगे तुम?
दानिश नीचे आ गया और दरवाजे को निकालकर उसे बड़ा करते हुए बोला, मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, ये बाद की बातें हैं, बाद में ही पता चलेगा। अब अंदर चलो। और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मोहिनी गुस्सा करते हुए अंदर आ गई और बोली, तुम बहुत बुरे हो, किसी की फीलिंग की जरा भी फिक्र नहीं करते। अब इस बात को लेकर मेरे पेट में काफी दिनों तक गुदगुदी रहेगी। हन। मोहिनी अपना मुंह बनाकर वहां से आगे चली गई। दानिश ने दरवाजा छोटा किया और शेर दानव को अरुण और वाकियों के पास ले आया। दानिश को देख बच्चे भागते हुए आकर अपने बाबा से लिपट गए। उन्होंने देखा कि पीछे एक बहुत बड़ा जानवर मरा पड़ा है तो वो सभी अपने बाबा को छोड़ उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। अरुण, भाई ये आपको कहाँ मिल गया? ये तो एक डेमन किंग है। दानिश अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ, यही तो वो परेशानी थी जिसकी वजह से मुझे बच्चों यहाँ तुम्हारे पास छोड़ना पड़ा। इसने शहर पर हमला कर दिया था जिस वजह से वहाँ खतरे का माहौल था। वो बातें कर रहे थे कि तभी बच्चे चिल्लाते हुए आए और दानिश से लिपट गए। पिंकी डरते हुए बोली, बाबा, वो अभी जिंदा है। उसने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा अभी वो मरा नहीं है। दानिश मुस्कुराया और चिंकी को गोद में लेते हुए कहा, अरे मेरा बच्चा, ये अब तुमसे कुछ नहीं कहेगा। इसकी हिम्मत नहीं है कि मेरे बच्चों की तरफ मेरी चिंकी को आंख भी उठाकर देख सके। चिंकी मुस्कुराई और बोली, सच में बाबा, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? प्लीज़ बाबा, मना मत करना। दानिश चिंकी को शेर दानव के पास ले गया और उसे बोला, मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, अगर अपनी जान अभी नहीं गंवाना चाहते तो चुपचाप उनके साथ खेलो और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये मेरी दुनिया है और यहाँ से मेरी मर्जी के बिना कोई ना तो बाहर जा सकता है और न ही अंदर। उद्धरण चिन्ह। दानिश की बात सुन शेर दानव जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अरे भाई, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। आप चिंता मत करो बच्चे, मेरे साथ जितना खेलना चाहे खेल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। शेर दानव की बात सुन बच्चे यह करते हुए शेर दानव पर चढ़ गए और उसकी सवारी करने लगे। दानिश भी उन्हें खुश होता देख खुद भी खुश हो गया। वहां शिवा और मानवी दिखाई नहीं दिए तो दानिश ने पूछा, क्या वो दोनों अभी भी कल्टीवेट कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अरुण थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, हाँ भाई, वो दोनों अभी भी कल्टीवेट में लगे हुए हैं। वो दोनों अपना लेबल बढ़ाना चाहते हैं। मानवी को तो अरुण ने इतना ही बोला कि दानिश उसके कंधे पर हाथ रख बोला, हाँ, मैं समझता हूँ। उन दोनों को अपने गुरु और पिता का बदला लेना है, करने दो उन्हें कल्टीवेट। तभी दानिश को याद आया कि उसके साथ एक परी भी है, तो वह इस रेगिस्तान और इस गर्मी का कुछ तो कर सकता है, वरना यहाँ बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे, वो यहाँ की गर्मी नहीं झेल पाएंगे। दानिश मुंह फुलाए खड़ी मोहिनी के पास गया और बोला, तुम अभी तक नाराज हो? अच्छा, अपना गुस्सा छोड़ो, मुझे तुमसे एक काम है। मोहिनी ने अपना बनाया और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बोली, सही है, काम पड़ा है इसलिए मेरी याद आई है, वरना मुझे तो पूछते ही नहीं कि मैं गुस्सा भी हूँ। तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता है मैं गुस्सा हूँ या नहीं? दानिश को पता था कि बच्चों से मोहिनी को बहुत लगाव है, अगर वो बच्चों की कहेगा तो मोहिनी कभी मना नहीं करेगी। बच्चों का नाम सुनते ही मोहिनी बोली, बोलो क्या काम है, पर ये मत समझना कि मैं मान गई हूँ, मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। मैं ये काम सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए कर रही हूँ। दानिश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं नहीं समझ रहा। तो फिर सुनो, तुम्हें क्या करना है? दानिश का काम सुन मोहिनी के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं ये काम जल्दी ही खत्म कर दूंगी। बच्चे उसे देख बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी करती हूँ। 69 शेर दानव के साथ सौदा। छोटी रंगभूमि में महल। चांदनी के बीच लड़ाई हुई जिसमें दानिश ने बड़ी ही आसानी से उसे हरा दिया, साथ ही उसे चेतावनी दी कि अगर वो अपनी जान की सलामती चाहती है तो जय और उसके बच्चों से दूर हो जाए, वरना वो एक दिन बेमौत मारी जाएगी। दानिश शेर दानव को उठाकर दरवाजे को अंदर ले आया। वो बच्चों को अपने ऊपर कूदकर खेलता हुआ देख सोचने लगा, लागत है यही होता है किस्मत का खेल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी मुझ शेर दानव से इंसान तो क्या बड़े बड़े दानव भी डरते थे, लेकिन अब ये बच्चे मुझे खिलौना समझकर मेरे ऊपर कूद कूद कर खेल रहे हैं। हाय मेरी किस्मत, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? अगर नहीं जा पाया तो क्या यहीं मर जाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो सोचना होगा। शेर दानव अपनी किस्मत पर मन ही मन रो रहा था और अपनी जान बचाने के लिए उपाय सोच रहा था। उधर दूसरी तरफ दानिश ने मोहिनी को एक काम दिया जिसे सुनकर उसके गुस्सा वाले चेहरे पर भी मुस्कान आ गई।
वह उड़कर एक अच्छी जगह देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक अच्छी जगह भी मिल गई। वह खुद से बोलती है, हम महल बनाने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। बच्चे यहाँ धूप में बहुत परेशान हो गए होंगे और उस छोटे कमरे में रह रह कर परेशान भी हो गए होंगे। अब मैं उनके लिए ऐसा महल बनाऊंगी कि वो उसे देख बहुत खुश हो जाएंगे। दानिश ने मोहिनी को एक घर बनाने के लिए कहा जिससे कि बच्चे वहां रह सके। अगर वो ऐसे ही धूप में रहे तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती थी। यहाँ का एक दिन ही 5 दिन के बराबर था। इतनी देर तक बच्चे धूप को कैसे सहन कर पाते। मोहिनी परी अपनी छड़ी घुमाने लगी। वह खुशी खुशी लगातार अपनी छड़ी घुमाए जा रही थी। उसके छड़ी घुमाने से धीरे धीरे उस रेगिस्तान में भी पेड़ पौधे उगने लगे, हरी हरी घास उगने लगी। यही नहीं, मोहिनी ने अपने जादू एक झरना भी बनाया जिससे बिल्कुल साफ पानी एक तालाब में आ रहा था। तालाब के आसपास रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, बीचों बीच एक महल बनने लगा। काफी देर मेहनत के बाद मोहिनी ने उस जगह को बिल्कुल परीलोक में बदल दिया था। वहां का नज़ारा देख कोई नहीं कह सकता था कि वहां थोड़ी देर पहले रेगिस्तान भी था। मोहिनी उसके बनने के बाद बोली, हाँ अब लग रहा है ना बिल्कुल परीलोक जैसा। मुझे भी अब परीलोक का एहसास होता रहेगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। मोहिनी दानिश के पास गई और बोली, मेरा काम हो गया। और बोलकर अपने दोनों हाथ बांधकर अपने मुंह ऊपर कर खड़ी हो गई। दानिश ने उसे थैंक यू कहा और बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, बच्चों चलो, तुम्हारी परी दी ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, जरा उसे देख बताओ कैसा है। दानिश की बात सुन बच्चों के साथ अरुण और गुड़िया भी वहां आ गए। वो भी देखना चाहते थे कि परी ने क्या बनाया है। उन्होंने पहली बार किसी परी को देखा था तो वो उसका बनाया हुआ भी देखना चाहते थे। मोहिनी सभी को उस महल के पास ले गई, जिसे देख सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। वहां का नज़ारा देख बच्चों से ज्यादा गुड़िया और अरुण खुश दिखाई दे रहे थे। वो दोनों भी यहाँ की गर्मी से बहुत परेशान हो गए थे और फिर वहां का नज़ारा तो परीलोक जैसा था, उन्हें अच्छा लगना ही था। बच्चे सीधे वहां भाग गए। बच्चों के साथ अरुण और गुड़िया भी भाग गए और खेलने लगे। सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें खुश देख मोहिनी बोली, तुम्हारा धन्यवाद जय, मुझे इतना खुश करने के लिए। दानिश आश्चर्य से मोहिनी को देखने लगा और खुद से बोला, सच में लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, अब वो चाहे इंसान हो या परी। और मेरे पास दोनों है, पता ही नहीं चलता किस बात से खुश हो जाए और किस बात से नाराज। अब इसमें मुझे इसे धन्यवाद बोलना चाहिए, बल्कि ये खुद मुझे बोल रही है। पर कोई बात नहीं, अच्छा है। उन सभी को वहां छोड़कर दानिश शेर दानव के पास गया। दानिश को वहां देख शेर दानव डर गया और डरते हुए बोला, मुझे मारने से आपको बस थोड़ा ही फायदा होगा, लेकिन यदि आप मेरे साथ सौदा करेंगे तो आपको जीवन भर फायदा होगा। मैं वायदा करता हूं आप इस सौदे से कभी भी घाटा महसूस नहीं करोगे। दानिश को समझ नहीं आया आखिर शेर दानव कैसा सौदा करना चाहता था। दानिश सोचते हुए बोला, कैसा सौदा, और मुझे क्या फायदा होगा उस सौदे से। शेर दानव मुस्कराते हुए बोला, उस सौदे से आपको फायदा ही फायदा है। आप एक बार हाँ तो करो, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी बांटना चाहता हूँ। दानिश चौंकते हुए, क्या जिंदगी बांटना चाहते हो? अब इसका क्या मतलब हुआ और आखिर ये कैसा सौदा है? दूसरी तरफ चांदनी अपने घर वापस पहुंच गई थी। वह थोड़ी जख्मी दिखाई दे रही थी। वह हॉल में सोफे पर जाकर अपनी आंख बंद कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अपने कमरे से अंगूर खाते हुए राजबाला बाहर आए। जब उसकी नज़र चांदनी पर गई तो वह भागते हुए चांदनी के पास आए और बोली, चांदनी, चांदनी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? चांदनी ने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली और सीधे बैठते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बस उस काले साए से मेरी लड़ाई हो गई तो मैं थोड़ी थक चुकी हूँ, बाकी सब ठीक है। काले साए के साथ लड़ाई के बारे में सुन राजबाला घबराते हुए बोली, क्या काले साए के साथ लड़ाई? तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ लड़ाई करने की? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर है, फिर भी पहुंच गई उसे लड़ाई करने? पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? राजबाला को चांदनी की बहुत फिक्र होने लगी। चांदनी राजबाला का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, मैंने अभी आपको माफ नहीं किया है। आपने जो किया उसके लिए आपको कोई माफी नहीं है। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में चली गई। अंदर जाकर उसने 2 जादुई गोलियां ली और कल्टीवेट करने के लिए बैठ गई। बोलकर चांदनी। बाहर राजबाला अपना सिर पकड़ कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह चांदनी को मनाए। भले ही राजबाला कैसी भी हो, लेकिन वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसके लिए एक अच्छी बहन बनी रहना चाहती थी।
लेकिन आज वो उसकी नज़रों में बहुत ही नीचे गिर गई थी। राजबाला, मुझे चांदनी को उस बारे में नहीं बताना चाहिए था, अब वो मुझसे नाराज़ तो है ही, मेरी वजह से जख्मी भी ही गई है, ये सब मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती। अगर मैं ऐसा काम नहीं करती तो आज ये नहीं होता। शेर, दानव दानेश के साथ कैसा सौदा करना चाहता था? क्या राजबाला चांदनी को मना पाएगी? क्या राजबाला सुधर जाएगी? 70 शेर दानव को मिला इंसानी शरीर। चांदनी की हालत देख राजबाला को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह अपनी बहन की हालत की जिम्मेदार खुद को मान रही थी। उसे भले ही जय या उसके बच्चों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपनी बहन चांदनी के गुस्सा होने पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ छोटी रंगभूमि में परी ने बच्चों के रहने के लिए एक महल बना दिया था जो बिल्कुल परी लोक की तरह लग रहा था। उसे देख बच्चे ही नहीं, अरुण और गुड़िया भी खुशी से झूम उठे और उसे देखने लगे। दानेश दानव शेर के पास चला गया और उसे देख सोचने लगा कि उसके साथ क्या किया जाए। शेर दानव दानेश से डरता हुआ धीमी आवाज में बोला, आप मुझे मारकर अपने या अपने दोस्तों का लेबल जरूर बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे पास एक सौदा है जो आपके लाइफ टाइम काम आ सकता है। उद्धरण चिन्ह। सौदे का नाम सुन दानेश सोच में पड़ गया, और वो भी लाइफ टाइम। दानेश बोला, सौदा? कैसा सौदा? शेर दानव, दो दानवी स्पिरिचुअल एनर्जी वाले एक दूसरे के साथ सौदा कर एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी शेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी मुझे या मेरी जिंदगी आपको मिल जाएगी, इसका मतलब है कि वो पार्टनर बन जाते हैं और कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाते। अगर कोई धोखा देने की सोचता है तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देता है। अगर हम ये सौदा करते हैं तो मैं आपके जिंदगी भर काम आ सकता हूं। दानेश सोचने लगा, सौदा बुरा भी नहीं है। उसे अपनी सेना तैयार करने के लिए ताकतवर लोग चाहिए, और शेर दानव एक ताकतवर दानव है, वो उसके काफ़ी काम आ सकता है। दानेश को ये सौदा अच्छा लगा तो वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शेयर करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दानेश की बात सुन शेर दानव खुश हो गया, उसे अपनी जान बचाने का तरीका मिल गया था। वह खुश होते हुए बोला, हमें बस अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक साथ लाना होगा, उसी के आधार पर हम पार्टनरशिप फिक्स कर सकते हैं। दानेश, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर एक पॉइंट पर इकट्ठा करने लगे। शेर दानव के मन में कुछ और ही विचार चल रहा था। वह सोच रहा था कि इसका लेवल बस 23 है तो दानिश की स्पिरिचुअल पावर उसकी स्पिरिचुअल पावर से कम होगी, और अगर ऐसा हुआ तो वह दानिश की सारी स्पिरिचुअल पावर पार्टनरशिप में ले लेगा और उसको अपना गुलाम बना लेगा। धीरे धीरे दोनों की स्पिरिचुअल पावर एक जगह पर बढ़ने लगी और वहां एक तेज प्रकाश की रोशनी बन गई, जिसे देखकर बच्चे अरुण, गुड़िया और मोहिनी के साथ साथ मानवी और शिवा भी वहां पर आ गए और अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखने लगे। जैसे जैसे उनकी स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होने लगी, शेर दानव अपने मन में सोचते हुए बोला, 10%, 20%, 40%, 50%, 70%, अरे इसके पास ऐसी कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 90%, अरे भाई अब तो रुक जा, मेरी 90% स्पिरिचुअल पावर इस पार्टनरशिप में आ गई है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो तुम्हारा गुलाम ही बन जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक शेर दानव को एक बड़ा झटका और लगा, उसकी 99% स्पिरिचुअल पावर आ गई। अब उसने अपनी हार मान ली। कहाँ वो दानेश को अपना गुलाम बनाने के चक्कर में था, बल्कि खुद ही उसका गुलाम बनकर रह गया। अब शेर दानव की पूरी 100% पावर पार्टनरशिप में आ गई। इसका मतलब वो पूरी तरह से दानेश का गुलाम बन चुका था, लेकिन वही दानेश जिसे अभी लग रहा था कि उसने अपनी आधी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं दी थी। अगर अब कभी दानेश मर जाता है तो शेर दानव भी उसके साथ मर जाएगा। अचानक वहां एक विस्फोट हुआ। सभी की आंखें विस्फोट के कारण बंद हो गई। जब उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने सामने का नज़ारा देख सभी चौंक गए। उनके सामने एक बेहद सुंदर और सुडौल शरीर वाला लड़का खड़ा हुआ था, जिसके काफ़ी मोटे डोले शोले थे। इसका मतलब पार्टनरशिप के बाद शेर दानव को इंसान का शरीर मिल गया था। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, खुद शेर दानव को भी नहीं पता था, क्योंकि अब तक कभी उन्होंने पार्टनरशिप की थी तो वह दानव के साथ ही की थी। यह पहली बार था जब किसी दानव ने इंसान के साथ पार्टनरशिप की हो। चिंकी रोते हुए बोली, मेरा शेर कहाँ गया, मुझे उसके साथ खेलना था। बाबा आप बहुत गंदे हो, आपने पिछली बार मेरे भालू को मार डाला था और इस बार मेरे शेर को गायब कर दिया। आप मेरे किसी भी बड़े खिलौने को नहीं छोड़ते हो। हन। दानेश चिंकी को समझाते हुए बोला, अरे बेटा, तुम्हारे सामने ये जो खड़ा है ना, यही है आपका शेर, जाओ अब आप इसके साथ खेल सकती हो। उद्धरण चिन्ह। चिंकी,
नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये मेरा शेर नहीं है, ये तो मेरा गुड्डा है ही नहीं। वो ऐसा नहीं दिखता था, उसके तो बड़े बड़े पंख थे, बड़े बड़े सींग थे, वो बहुत अच्छा था। हाथों से इशारा कर चिंकी शेर के बारे में बता रही थी, तभी उसके पास मोहिनी आए और बोली, चिंकी बेटा, रोना बंद करो। मुझे पता है आपके बाबा बहुत बुरे हैं, मैं भी इनसे नाराज हूँ, लेकिन मैं तो बहुत अच्छी हूँ ना। चलो हम चल कर खेलते हैं, मैं आपके लिए बहुत सारे और बड़े बड़े खिलौने दूंगी, आप उनके साथ खेलना, ठीक है? चिंकी, हाँ परी दी, आप बहुत अच्छी हो मेरी प्यारी दी। चलो यहाँ से, अब हम दोनों बाबा से कभी बात नहीं करेंगे। चिंकी वहाँ से परी मोहिनी को लेकर चली गई। शेर दानव दानेश के सामने आया और उसके सामने झुकते हुए बोला, मास्टर, आज से मैं आपका गुलाम हुआ, आप जो भी आदेश देंगे वो मैं पूरा करूंगा, अब चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। दानेश ने उसके कंधे पकड़कर सीधा किया और बोला, अब से हमारा सफ़र एक ही होगा और तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय तुम मुझे भाई बुला सकते हो। उद्धरण चिन्ह, तुम मेरे कोई गुलाम नहीं बल्कि साथी हो। भाई शब्द सुनते ही अरुण बीच में आया और बोला, भाई बुला तो सकते हो, पर एक बात याद रखना, इनका सबसे अच्छा और पहला भाई मैं हूं, तो मेरी भी उतनी इज्जत करना जितनी तुम वीर भाई करोगे, समझे? अरुण की बात सुन दानेश हंसा और उसके सिर पर तपली मारते हुए बोला, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। तभी दानेश की नज़र मानवी और शिवा पर गई, उनका वन एक लेवल बढ़ गया था। वह खुश होते हुए बोला, वाह, तुमने 2 ही दिन में अपना लेवल बढ़ा लिया, अच्छी प्रोग्रेस है, लगे रहो। हालांकि बाहर 2 दिन हुए थे, लेकिन यहाँ 20 दिन के बराबर कल्टीवेट हो गया था, वो भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। तो एक लेवल बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। दानेश की बात पर मानवी बोली, अभी एक लेवल बढ़ा है, मुझे अपना लेवल बहुत आगे करना है, जिससे मैं जल्दी ही अपना बदला पूरा कर सकूं। दानेश मानवी की बात समझ रहा था, लेकिन मानवी को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो बच्चे वीर के हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वीर शादीशुदा है। उसे तो यही बात तब से परेशान कर रही थी जब से उसने उन बच्चों को देखा, फिर ऊपर से मोहिनी परी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब दानेश के साथ कैसे, और वो भी रंगभूमि के अंदर। शिवा उन दोनों को अकेला छोड़कर अरुण और शेर दानव के पास चला गया और जाकर उनसे बातें करने लगा। मानवी अपनी उलझन खत्म करना चाहती थी तो उसने दानेश से सवाल पूछ ही लिया, सीनियर, क्या ये बच्चे आपके हैं? क्या आप शादीशुदा हो? उद्धरण चिन्ह। मानवी के सवाल पर पहले दानेश ने उसे देखा और फिर मुस्कराते हुए बोला, हाँ, ये चारों बच्चे मेरे हैं। इतना सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। लेकिन थोड़े ही पल बाद उसे खुशी होने लगी, क्योंकि दानेश आगे बोला, लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूँ। लेकिन अब ये बच्चे ही मेरी जिंदगी है, मेरा एक ही मकसद है, इन बच्चों की अच्छे से परवरिश करना। ये सुन मानवी के दिल को सुकून मिला, लेकिन दानेश मन ही मन आगे बोला, एक दूसरा मकसद जिसे मैं किसी को नहीं बता सकता, अपनी और जय की मौत का बदला लेना। उद्धरण चिन्ह। मानवी खुश होते हुए बोली, ठीक है, मैं भी चली बच्चों के साथ खेलने। मुझे काफ़ी अरसा हो गया है ऐसे बच्चों के साथ खेलते हुए मस्ती करने का। बोलकर मानवी बच्चों की तरफ भाग गई और उनके साथ खेलने लगी। असल में उसे बच्चों के साथ घुलना मिलना था, ताकि वो दानेश के और करीब आ सके। उन दोनों की बात को शेर दानव भी सुन रहा था और सोच रहा था कि ये इंसान सच में बहुत अच्छा है, अपनों की बहुत परवाह करता है। अगर मैं इसके साथ जुड़ा रहा तो क्या ये मेरी भी ऐसी परवाह करेगा? क्योंकि हमारे दानव कुल में तो अपने सगे माँ बाप भी कोई परवाह नहीं करते। हम दानव इंसानी फीलिंग से बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह। तभी अरुण उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ खो गए भाई? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें किस नाम से बिकाऊं? शेर दानव सोचते हुए बोला, नाम? मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे तो सब शेर दानव ही बुलाते हैं, यही मेरा नाम है। अरुण उसकी बात पर चौंकते हुए बोला, अरे अब ये भी कोई नाम हुआ भला, शेर दानव? मैं तो तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाने वाला। अच्छा शिवा, एक काम करते हैं, पहले इसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचते हैं। शेर दानव भी कोई नाम हुआ भला? शिवा, हाँ ये बात सही कही तुमने, चलो तुम ही बता दो इसका क्या नाम अच्छा रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अरुण अपने मुंह पर उंगली रख शेर दानव के लिए नाम सोचने लगा।